नमस्कार। आज के इस विशेष संवैधानिक विश्लेषण में एक बेहद दिलचस्प विषय पर बात करते हैं। शासन की कानूनी सीमाएं अक्सर बहुत उलझी हुई लगती हैं, है ना? लेकिन आज इन भारी भरकम कानूनी दस्तावेजों और ऐतिहासिक फैसलों को बिल्कुल आसान और रोचक तरीके से डिकोड किया जाएगा। देश की नींव कैसे काम करती है, इसे समझना हम सब के लिए बहुत जरूरी है। तो शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी लेकिन गहरे सवाल से करते हैं। क्या संसद के पास संविधान को पूरी तरह से बदलने या फिर से लिखने की असीमित शक्ति है? सोचने वाली बात है। ये कोई किताबी सवाल नहीं है, बल्कि ये हमारे लोकतंत्र का वो सबसे अहम बिंदु है जिस पर पिछले कई दशकों से तीखी बहस होती आई है। चलिए सीधे विषय पर आते हैं। आज की चर्चा मुख्य रूप से 4 हिस्सों में बंटी है। पहला, संविधान की नींव। दूसरा, मूल ढांचे का विस्तार। तीसरा, अनुच्छेद 370 को हटाने से जुड़े कानूनी तथ्य। और आखिरी में इसके प्रमुख संवैधानिक निष्कर्ष। खंड 1, संविधान की नींव। इसे समझने के लिए हमें इतिहास के सबसे अहम पन्नों को पलटना होगा, खासतौर पर 1973 के ऐतिहासिक केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले को। ये पूरा मामला केरल सरकार के भूमि सुधारों से जुड़ा था। इस मामले की सबसे हैरान करने वाली बात इसका पैमाना था। इसकी सुनवाई के लिए 13 जजों की पीठ बैठी थी। जी हां, 13 जज, जो भारतीय सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी बेंच है। यह विशालता ही बताने के लिए काफी है कि यह कानूनी लड़ाई कितनी अभूतपूर्व थी और देश के भविष्य पर इसका क्या असर पड़ने वाला था। और इसी ऐतिहासिक केस से एक बहुत ही अहम सिद्धांत का जन्म हुआ, मूल ढांचा, यानी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो संविधान की कुछ ऐसी मूलभूत विशेषताएं हैं जिन्हें संसद किसी भी संशोधन के जरिए मिटा या बदल नहीं सकते। दिलचस्प बात यह है कि मूल ढांचा शब्द हमारे संविधान में कहीं लिखा ही नहीं है, फिर भी न्यायपालिका का दिया गया ये सिद्धांत संसद की शक्तियों की आखिरी सीमा तय कर देता है। अब सोचने वाली बात यह है कि इस अपरिवर्तनीय नींव का हिस्सा आखिर है क्या? इसमें शामिल हैं भारत की संप्रभुता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा, एक कल्याणकारी राज्य का निर्माण, संविधान की सर्वोच्चता और शक्तियों का बंटवारा। इसके साथ ही न्यायिक समीक्षा और देश की एकता जैसे सिद्धांत भी इसी का हिस्सा हैं। सच कहें तो ये वो मजबूत पिलर्स हैं जिन पर हमारा पूरा देश टिका है। देखा जाए तो यहाँ एक बहुत ही नाजुक सा संतुलन है। एक तरफ संसद के पास कानून बनाने और संशोधन करने की ताकत है, और दूसरी तरफ संविधान की वो गहरी नींव है जो देश के कोर वैल्यूज को बचाती है। ये बैलेंस पक्का करता है कि हमारा संविधान एक जीवित और बदलती दुनिया के साथ चलने वाला दस्तावेज बना रहे, लेकिन इसके बुनियादी मूल्यों और लोकतांत्रिक स्वरूप के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो। दूसरा खंड, मूल ढांचे का विस्तार। यह देखना वाकई बहुत दिलचस्प है कि समय के साथ सुप्रीम कोर्ट ने इस मूल ढांचे का दायरा कैसे बढ़ाया है। अब स्थानीय शासन और न्यायपालिका भी इसकी सुरक्षा घेरे में आ चुके हैं। हाल ही की बात करें तो अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही दूरगामी फैसला सुनाया है। इस फैसले के बाद जिला न्यायालयों की स्वतंत्रता को भी संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा मान लिया गया है। इसका सीधा सा मतलब है कि जमीनी स्तर पर न्यायपालिका की आज़ादी के साथ भविष्य में कभी भी समझौता नहीं किया जा सकता। शक्तियों का बंटवारा असल में कैसे काम करता है, इसे समझना बहुत जरूरी है। न्यायपालिका के अधिकारियों को विधायिका और कार्यपालिका के कर्मचारियों से बिल्कुल अलग रखा जाना चाहिए। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि जिला न्यायालयों, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बीच वेतन, पेंशन और दूसरी सेवा शर्तों के मामले में पूरे देश में एक रूपता यानी यूनिफॉर्मिटी होनी ही चाहिए। अगर जिला न्यायालय की संरचना को देखें तो जिला न्यायाधीश जिले का सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी होता है। हालांकि इस व्यवस्था का संगठनात्मक ढांचा, नाम और अधिकार क्षेत्र तय करने का काम हर राज्य खुद करता है, जो आमतौर पर एक त्रिस्तरीय व्यवस्था में काम करता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक राज्यों की शक्ति के बावजूद जिला स्तर पर न्यायिक आज़ादी और मुख्य सेवा शर्तों में एकरूपता हर हाल में बनी रहनी चाहिए। तीसरा खंड, अनुच्छेद 370 का निरसन। ये हाल के वर्षों के सबसे बहुचर्चित मामलों में से एक है, जहां सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। आइए इसके कानूनी तथ्यों पर नजर डालते हैं। अगर पूरे घटनाक्रम को एक टाइमलाइन के जरिए समझें तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 1947 में जब जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हुआ था, तभी उसकी पूर्ण संप्रभुता समाप्त हो गई थी। इसके बाद अगस्त 2019 में राष्ट्रपति के आदेश और राज्य के पुनर्गठन के जरिए एक बड़ा कदम उठाया गया,
और अंततः 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी प्रक्रिया को कानूनी रूप से वैध ठहरा दिया। अगस्त 2019 में जो कदम उठाए गए वे विधायी रूप से बिल्कुल स्पष्ट थे। संविधान आदेश 2019 ने भारतीय संविधान के सभी प्रावधानों को बिना किसी अपवाद के जम्मू और कश्मीर में लागू कर दिया। इसके साथ ही जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 पारित किया गया, जिसने राज्य को 2 नए केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में बिल्कुल साफ शब्दों में क्या कहा। कोर्ट ने सर्वसम्मति से माना कि अनुच्छेद 370 संविधान में एक अस्थायी और संक्रमणकालीन प्रावधान था। अदालत की ये स्पष्ट टिप्पणी दशकों से चली आ रही इस लंबी कानूनी बहस का एक निर्णायक अंत कर देती है। इसी फैसले में अदालत ने एक और अहम बात की पुष्टि की। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि संसद के पास संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत राज्यों की सीमाएं बदलने की पूरी कानूनी शक्ति है। इसका मतलब है कि संसद किसी भी राज्य से उसका कोई हिस्सा अलग करके या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बना सकती है। चौथा और अंतिम खंड, प्रमुख संवैधानिक निष्कर्ष। चलिए इन सभी भारी भरकम कानूनी फैसलों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि ये हमारे लोकतांत्रिक ढांचे को कैसे आकार देते हैं। ये 1973 और 2023 के ऐतिहासिक मोड़ों के बीच एक बहुत ही शानदार तुलना है। 1973 में केशवानंद भारती केस के जरिए मूल ढांचे ने संसद की शक्तियों पर अंतिम सीमाएं तय कर दी थीं। वहीं दूसरी ओर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने उसी मूल ढांचे का विस्तार करते हुए स्थानीय न्यायपालिका की आज़ादी को पक्का किया और साथ ही अनुच्छेद 3 के तहत संसद की क्षेत्रीय पुनर्गठन शक्तियों को वैध बताया। ये साफ तौर पर दिखाता है कि हमारा संवैधानिक कानून कितनी तेजी और गतिशीलता से विकसित हो रहा है। आखिर ये सब क्यों मायने रखता है? क्योंकि यह संविधान में मनमाने बदलावों पर एक बहुत ही स्पष्ट सीमा तय करता है। ये पूरे देश में जमीनी स्तर पर न्याय में एकरूपता और आज़ादी सुनिश्चित करता है, राज्यों के पुनर्गठन को लेकर संसद की शक्तियों को स्पष्ट करता है और सबसे ज़रूरी बात, ये कानून के शासन की रक्षा करता है। ये सब सीधे तौर पर एक मजबूत और स्थिर देश के निर्माण से जुड़ा हुआ है। और इसी विचार के साथ एक बड़ा सवाल सामने आता है, जैसे जैसे हमारा संविधान समय के साथ विकसित होगा, ऐसे कौन से नए पहलू होंगे जिन्हें सुप्रीम कोर्ट भविष्य में मूल ढांचे का अपरिवर्तनीय हिस्सा घोषित करेगा? क्या वे तकनीक के बढ़ते प्रभाव से जुड़े होंगे या फिर पर्यावरण की सुरक्षा से? यह हम सभी के लिए गहराई से सोचने का विषय है। इस दिलचस्प चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।